अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पे। मैं ज़ुबैर अहमद फास। नाजरीन, पिछले वीडियो में हमने दिसंबर 2024 का उर्दू का पर्चे का एनालिसिस किया। आइए आज मैं आपके लिए हिंदी का पर्चा किस तरह आता है उसके बारे में मुख्तसरन मालूमात दूंगा। और आज हम हिंदी दिसंबर 2024 का सेकंड लैंग्वेज हिंदी की पेडागॉजी को पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, इसके बाद जो वीडियोस आएंगे वो चैप्टर वाइज वीडियोस होंगे, उर्दू और हिंदी के भी। और आखिर में हम इख्तिबास को भी हल करेंगे, PYQs हल करेंगे, MCQs हल करेंगे और मैराथन क्लास हल करेंगे। नाजरीन, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का लेसन शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को हाइप कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो आइए मैं दिसंबर 2024 का सेकंड लैंग्वेज हिंदी परिचय अव्वल का पेडागॉजी सेक्शन लेकर हाजिर हुआ हूँ। याद रखिएगा कि सेकंड लैंग्वेज हिंदी अगर आप इंतखाब करते हैं तो आपको 2 इख्तिबास देखने को मिलेंगे, जिसे हिंदी में गद्दांश कहते हैं। 2 इख्तिबास पर मबनी 15 सवालात होंगे, जिसमें से 2 या 3 मार्क का ग्रामर होगा और बाकी के जो 15 मार्क्स हैं वो पेडागॉजी पर मबनी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के बारे में सही नहीं है। देखिए, सवाल हमको गौर से पढ़ना है, सवाल के अंदर समझना है कौन सा आकलन के बारे में नहीं है, हमें बताना है। तो ऑप्शन इस तरह है, ये विद्यार्थियों की प्रगति की गति का मूल्यांकन करने में मदद करता है। ऑप्शन 2, यह केवल अध्यापक द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन 3, यह विद्यार्थी की प्रगति के बारे में समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। ऑप्शन 4, यह विद्यार्थियों की उपलब्धि के बारे में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो देखें, इसका सही जवाब मैं आपको बताऊं, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। जी नहीं, इसमें यह बताया गया नाजरीन, ऑप्शन नंबर 2 में यह कहा गया कि यह केवल अध्यापक द्वारा ही किया जा सकता है। और सवाल में क्या पूछा गया है कि आकलन के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 ही इसका जवाब होगा, क्योंकि देखिए ये असेसमेंट की बात हो रही है। असेसमेंट यानी आकलन करना। और देखिए, बच्चे खुद से भी असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट जिसे हम कहेंगे। यानी असेसमेंट एक जामे अमल है जो सिर्फ उस्ताद ही नहीं करता, बल्कि उसमें तालिब इल्म खुद सेल्फ असेसमेंट और उसके जो हम जमात होते हैं उनके साथ भी वो अपना आकलन कर सकता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं नाजरीन। सवाल नंबर 137, अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अधिगम के मायने होते हैं सीखने के। नाजरीन, हमने जो स्टार्ट में वीडियोस बनाए हैं उसमें हिंदी और उर्दू के अल्फाज की इस्तिलाहात बताई गई है तफसील के साथ। आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हिंदी और उर्दू में जो मुश्किल अल्फाज आएंगे उसके मीनिंग पता चलेंगी और जिसकी वजह से हम सवालात के जवाब आसानी से दे सकेंगे। तो देखें, फिर से पढ़ते हैं सवाल नंबर 137, अधिगम में रह गई कमियों को देखने के संदर्भ में त्रुटि विश्लेषण महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऑप्शन इस तरह है, गलतियाँ शिक्षणार्थियों की समझ में रह गई कमियों के और संकेत करती हैं। ऑप्शन 2, गलतियाँ अवधारणा विकास और प्रेरणा को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन 3, अधिकतर त्रुटियाँ विद्यार्थियों के अनियत दृष्टिकोण के कारण होती हैं। ऑप्शन 4, गलतियाँ शिक्षार्थी के मस्तिष्क और अधिगम की अवस्था को समझने में सहायक है। नाज़रीन, इसका सही जवाब बताऊं मैं आपको, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गलतियाँ शिक्षणार्थियों की समझ में रह गई कमियों की ओर संकेत करती है। यानी इसका मतलब ऐसे हुआ कि गलतियों का जो तज़िया है, जो गलतियां हो रही है, एरर हो रहा है, उस्ताद को बताता है कि तालिब इल्म की जो तस्वुरात है, कंसेप्ट और जो समझ में कहाँ कमियां बाकी रह गई है वो अधिगम में ज़ाहिर होती है। यानी आइए अगला सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर 138, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफन क्रेशन द्वारा दी गई मॉनिटर परिकल्पना के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है पहचानना है नाज़रीन। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1, क्या अर्जित किया गया है सीखे गए की मॉनिटरिंग करने की मदद करता है। ऑप्शन 2, शिक्षार्थी तभी मॉनिटर कर सकते हैं जब उन्हें नियमों के पर्याप्त जानकारी हो और पर्याप्त समय हो। ऑप्शन 3, यह द्वितीय भाषा अर्जन के संदर्भ में प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन 4, यह अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। देखिए स्टीफन क्रेशन की जो मॉनिटरिंग का जो तरीक़ा है उसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो नाज़रीन इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 ये है अर्जन और अधिगम के मध्य संबंध पर आधारित है। जी हाँ, अर्जन करना यानी हासिल करना, महसूल होना, और अधिगम यानी सीखना के संबंध पर आधारित है। ये स्टीफन क्रेशन के इसमें नहीं दिया गया है तरीक़े में। असल में नाज़रीन मॉनिटर ये जो मफरूज़ा है इस बात पर जोर देता है कि ज़बान एक्वायर की जाती है और जो क़वायद सीखे जाते हैं वो सिर्फ़ सही तस्हीह के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बाकी के जो जितने भी इख्तियारात दिए गए हैं, मतलब जितने भी ऑप्शंस दिए गए, ये उसकी वजाहत करते हैं। लेकिन मफरूज़ा जो हुसूल हो रहा है, एक्विजिशन जिसे कहेंगे, और जो सीखना के दरमियान फ़र्क और ताल्लुक़ पर मबनी है। मफरूज़ा नंबर 4 में एक बुनियादी उसूल है, अगर किसी एक उसूल को गलत माना जाए तो वो ये है कि सीखा हुआ सिर्फ मॉनिटर करता है और हुसूल की जगह नहीं लेता। हुसूल से मुराद है नाज़रीन अर्जन। अर्जन की मीनिंग होंगे, याद रखिएगा आप, अर्जन के मीनिंग होंगे, और सीखा हुआ यानी अधिगम। देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा नाज़रीन, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब हम चैप्टर वाइज पढ़ाई करेंगे तो जितनी भी मौज़ूआत हैं उनका तजज़िया करेंगे और उन्हें आसानी से हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि वह आसानी से हमारा उसका अर्जन हो सके और उसका इक्तिसाब हो सके। आइए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ सिर्फ मैं आपको ये पर्चा दिखा कर बताना चाहता हूँ कि आपको ये पढ़ना ज़रूरी है। हम बिना पढ़े लैंग्वेज को आसानी से नहीं ले सकते, हमें पढ़ना होगा और अच्छे नंबरात हासिल करने होंगे। सवाल नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन 1, समग्र लिखित परीक्षा और सत्र के विभिन्न अवधियों में दिए गए कुछ और कार्यों के मिश्रण। ऑप्शन 2, पूरे सत्र भर में लघु अवधि परीक्षा से लेकर सहपाठी समीक्षा जैसी होने वाली आकलन की युक्तियाँ। ऑप्शन 3, पूरे सत्र के दौरान मौखिक और लेखिक कार्यों की श्रृंखला और रोल प्ले आदि। ऑप्शन 4, सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। रचनात्मक आकलन। नाज़रीन यहाँ पर देखें, रचनात्मक आकलन की बात हो रही है। रचनात्मक आकलन क्या होता है? तश्कीली क़द्र पैमाई, जैसे हमने पढ़े थे ना फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी क्लास के दौरान मुसलसल की जाती है। यानी आपको तो याद होगा कि मुसलसल की जाती है और शशमाही इम्तिहान होता है हमारा 6 महीने के बाद, तब ये एग्ज़ाम लिया जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। और सेशन के जो आखिरी में होने वाला इम्तिहान होता है वो समेटिव असेसमेंट होता है ना, इज्तिमाई तशख़ीस या मजमूई क़द्र पैमाई जिसे हम कहते हैं। तो इसका सही जवाब ये होगा ऑप्शन नंबर 4, सत्र के अंत में होने वाली सत्र परीक्षा। ये रचनात्मक आकलन का उदाहरण नहीं है नाज़रीन। जी हाँ, आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 140, जब एक शुरुआती पाठक पाठ्यवस्तु की थीम, सांस्कृतिक पहलू आदि के बारे में अपने सामान्य ज्ञान का प्रयोग करता है जिससे कि वह उस विशिष्ट पाठगत सामग्री के अर्थ निकाल सके, तो यह क्या कहलाएगी? ऑप्शन 1, तल,
अवर्धगामी उपागम, ऑप्शन 2 तल अधोगामी उपागम, ऑप्शन 3 ऊर्ध्व ऊर्ध्व माफ कीजिएगा अयोगामी उपागम, उसके बाद ऊर्ध्वगामी उपागम। तो इसका सही जवाब मैं बताऊं, ऑप्शन नंबर 140, माफ़ कीजिएगा सवाल नंबर 140 का ऑप्शन नंबर 3 अवधि अधोगामी उपागम, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। अब इसको इंग्लिश में टॉप डाउन अप्रोच बोलेंगे नाज़रीन। ये हिंदी के जो से मुश्किल अल्फाज होते हैं, हमें इसका मीनिंग समझना ज़रूरी होता है। जी हाँ, इसके इस्तिलाहात हमें ज़रूर मालूम होने चाहिए। इसको बोलेंगे टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में मैं अपने और थीम, ख़याली मजमूए, जनरल नॉलेज, इल्म के मंजर सीखे जाते हैं। मतन को समझकर इसका इस्तेमाल किया जाता है नाज़रीन। जी हाँ, आइए सवाल नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री के बोधगम्यता और शब्दावली के विकास की मदद नहीं करेगा? सवाल नंबर 141, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य सामग्री की बोधगम्यता और शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा? ऑप्शन इस तरह है, थीम मानचित्र, ऑप्शन नंबर 2 चित्र शब्दकोश, ऑप्शन नंबर 3 शब्द मानचित्र, ऑप्शन नंबर 4 वर्णमाला चार्ट। तो नाज़रीन सवाल नंबर 141 का ऑप्शन नंबर 4 होगा। वर्णमाला चार्ट जो है ये शब्दावली के विकास में मदद नहीं करेगा। जी हाँ, देखिए थिम्पमेट का तस्वरी लगत, लफ्ज़ी नक्शे ज़ख़ीरे अल्फाज या कंटेक्स्ट जिसको बोलेंगे को समझने में मदद करते हैं। और हुर्फ़ तहजी का जो चार्ट होता है वो सिर्फ हुर्फ़ की पहचान सिखाता है, इसका बराह रास्त ताल्लुक़ कंप्रहेंशन से नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, आइए अगला सवाल समझते हैं। सवाल नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन के 2 मुख्य प्रकारों के संदर्भ में सही है? आकलन यानी इत्तलाक़ जिसे कहेंगे असेसमेंट। नाज़रीन ऑप्शन इस तरह है, रचनात्मक आकलन अधिगम प्रक्रिया में सतत रूप से चलता रहता है। ऑप्शन नंबर 2 योगात्मक आकलन की अधिगम प्रक्रिया से पहले और उसके दौरान किया जाता है। ऑप्शन 3 रचनात्मक आकलन अधिगम के प्रकारों के स्थान पर नियमों पर अधिक ध्यान देता है। ऑप्शन 4 योगात्मक आकलन वर्ष भर चलने वाले आकलन के प्रत्येक स्वरूप की समग्रता के बारे में है। तो सवाल नंबर 142 का ऑप्शन नंबर 1 होगा, क्योंकि ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, सतत रूप से चलता है। जी हाँ, तशख़ीसी जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये सीखने के अमल के दौरान सतत यानी मुसलसल चलता रहता है ताकि बेहतरी लाई जा सके। एकदम आसान मकसद है इसका नाज़रीन। सवाल नंबर 143, निम्नलिखित में से किसके द्वारा समावेशी कक्षा सृजित करने में मदद नहीं मिलेगी? जी हाँ नाज़रीन, जब हमने की जो क्लास ली थी उसमें मैंने कहा था कि समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पेडागोजी सेक्शन में ज़रूर सवाल मिलेगा। देखिए हिंदी में पूछा गया है, उर्दू में भी पूछ सकता है और CDP की जो पेडागोजी है वहाँ पर भी आ सकता है। इसलिए समावेशी शिक्षा को हम इंशाल्लाह आगे जब हम मफरूज़ात जो पढ़ेंगे, जो मौज़ूआत हम पढ़ेंगे हिंदी के, उसमें स्पेशल समावेशी शिक्षा के बारे में भी पढ़ेंगे, उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ मैं मुख्तसरन आपको बताता चलूँगा। आइए इसके ऑप्शंस देखेंगे। बहुभाषिक उपागम का अनुपालन करना, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्ष प्रमुख मॉनिटर बना देना। ऑप्शन 3 सहपाठी समूह अंत क्रिया और पृष्ठ घोषणा व्यवस्था। ऑप्शन 4 समूह में कार्य करने के लिए देना, यानी ग्रुप में काम करने के लिए देना। नाज़रीन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, कक्षा में कुछ विद्यार्थियों को कक्षा प्रमुख मॉनिटर बना देना। क्यों सही होगा? मतलब ये समावेशी शिक्षा में मदद नहीं करने वाला ऑप्शन हमको चुनना है। जी हाँ, क्योंकि इससे कोई लेना देना नहीं। समावेशी शिक्षा यानी सबकी तालीम, एक यकसा तालीम देना, सभी की तालीम, तमाम बच्चों को, इसमें कोई
सबकी तालीम बोलेंगे, शमूलियती तालीम जिसे उर्दू में कहेंगे। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि शमूलियती क्लासरूम में सबको बराबर का मौका मिलना चाहिए, बस यही एक मकसद होता है। और कुछ तलबा को मॉनिटर बना देने से दर्जाबंदी पैदा होती है और ये शमूलियत के ख़िलाफ़ है, ये शमूलियत के ख़िलाफ़ है। और ऑप्शन में नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। आइए सवाल नंबर 144, प को फ की तरह लिखना या 6 को 9 की तरह लिखना किस तरह के बच्चे द्वारा ये सामान्य गलती की जाती है। देखिए, लिखने की गलती के बारे में बताया गया है नाज़रीन यहाँ पर, तो उसका क्या नाम दिया गया है लिखने को। जी हाँ, बहुत आसान है ये, इसका एक सवाल फिक्स रहेगा नाज़रीन। ये तीनों तरह की जो पेडागोजी है, सीडीपी हो, उर्दू हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उनमें ये एक सवाल फिक्स आता है। ये इसका सही जवाब मैं बताता हूँ आपको। ये लिखने से मुराद है, माफ़ कीजिएगा पढ़ने से मुराद है, माफ़ कीजिएगा पढ़ने से मुराद है। प को फ पढ़ रहा है, तो देखें इसका सही जवाब होगा डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन वैकल्य यानी डिसलेक्सिया जिसे कहेंगे, माजूरी यानी पढ़ने की माजूरी जिसे बोलेंगे हम एक आम अल्फाज में। और बच्चे को जो मिरर इमेज होती है उसको उल्टा नज़र आता है। इस तरह की जो गलतियां होती है, ये पढ़ने की गलतियों में इसकी शमूलियत है। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। सवाल नंबर 145, बुनियादी वैयक्तिक संप्रेषणात्मक कौशल्य को किस रूप से जाना जाता है। ऑप्शन 1 दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा, ऑप्शन 2 अंतर्भाषा, ऑप्शन 3 उच्च स्तरीय भाषा कौशल्य, ऑप्शन 4 अमूर्तता की भाषा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, दिन प्रतिदिन के संप्रेषण के प्रयुक्त भाषा, यानी दिन रोज़मर्रा में जो इस्तेमाल होती है बोलचाल की, जो उसे कहते हैं इंग्लिश में बिक्स बोले तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी समाजी ज़बान जो चाहिए, यानी आम बातचीत में रोज़मर्रा में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 146, एक अध्यापक हिंदी भाषी विद्यार्थियों को द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का अध्ययन करते समय उन्हें स्पष्ट रूप से नियम बताए बगैर अंग्रेजी में संक्षिप्त संवाद करने के संदर्भ और अवसर देता है। वह उनके वार्तालाप में प्रयुक्त उदाहरण उनके समक्ष प्रस्तुत करता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी अध्यापक की मदद से स्वतः ही नियम सीख लेते हैं। अध्यापक किस मॉडल या उपागम का अनुपालन कर रहा है। ऑप्शन 1 संप्रेषणात्मक उपागम यानी मॉडल जिसको बोलेंगे, ऑप्शन 2 प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट विधि, ऑप्शन 3 व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन 4 श्रेय भाषिक विधि। ये तरीक़े की बात हो रही है नाज़रीन, यहाँ पर कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखें यहाँ पर संप्रेषणात्मक उपागम का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, बातचीत के मौके और सियाक़ व सबाक़ को अहमियत दी जाती है इसमें, ताकि तालिब इल्म क़वायद को ख़ुद ही इस्तेमाल करते हुए बतौर ज़िमनी नतीजा सीख लें। अबलाग़ी तरीक़ा बोल सकते हैं इसको, है ना, बोलचाल का कम्युनिकेटिव अप्रोच, जिसको आम अल्फाज में संप्रेषणात्मक उपागम, कम्युनिकेटिव अप्रोच इंग्लिश में जिसे कहेंगे। सवाल नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषणात्मक उपागम का गुणधर्म नहीं है। जी हाँ, तो देखें इसका सही ऑप्शन मैं बता दूँ आपको, ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि प्रकार्य की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना, प्रकार्य की अपेक्षा नियमों पर अधिक ध्यान देना, यानी इस तरीक़े में, यानी कम्युनिकेशन अप्रोच में रूल्स के बजाय ज़बान के मकसद यानी फंक्शन को बोलने की महारत पर जोर देता है। जी हाँ।